Assalamu alaikum everyone. Today I'll discuss with you Financial Action Task Force, its mechanism, as well as the current status of Pakistan in Financial Action Task Force. A Financial Action Task Force could be defined as FATF is an intergovernmental organization founded in 1989 on the initiative of G7 countries to develop policies to combat money laundering. तो जिस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन को 1989 में फाउंड किया गया, उस वक्त इसका सोल ऑब्जेक्टिव जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रिवेंशन था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 2001 में इसके स्कोप को एक्सटेंड कर दिया गया और टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया इसके स्कोप में। तो FATF एक्चुअली है क्या, ये किस तरह से फाउंड हुआ, इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये उस वक्त की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई, तो सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान एक कोल्ड वार के पीरियड का आगाज़ हो गया और एक बड़ा अरसा कोल्ड वार चलती रही और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो था वो बड़ी कामयाबी के साथ इस जंग को जीत रहा था और रशिया को, सोवियत यूनियन को शिकस्त हो रही थी। लेकिन इस शिकस्त की वजह क्या थी, यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत यूनियन की शिकस्त की वजह क्या थी? तो बेसिक रीज़न थी इकोनॉमिक डाउनफॉल ऑफ सोवियत यूनियन। तो एट दैट टाइम कुछ कंट्रीज से बाय इलीगल मीन्स मनी को इंजेक्ट किया जाने लगा सोवियत यूनियन में। तो अमेरिका और उसके लाइज को ये लगा कि हम ये जो जंग बड़ी कामयाबी के साथ जीत रहे हैं, ये ऐसा ना हो कि रशिया के हक में चली जाए और हम एज ए न्यू सुपर पावर जो है वो इमर्ज ना कर सके। तो उन्होंने इस मनी लॉन्ड्रिंग को, जो कि बाय इलीगल चैनल्स, बाय इलीगल मीन्स मनी ट्रांसफ़र हो रही थी रशिया में, सोवियत यूनियन में, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसका नाम था FATF। FATF is an organization of 39 countries and its secretariat is located in Paris, the capital of France. तो देखना ये है कि ये 39 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, बट इट्स हाईली इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है इसके बैक हैंड पे काम कर रहा होता है एज एन ऑब्जर्वर। तो ये 39 कंट्रीज जो हैं, जब किसी मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, अगर किसी मुल्क को ये ब्लैक लिस्ट करते हैं, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन अपने सारे मेंबर्स को कहता है कि इनके ऊपर आप सैंक्शंस लगा दें। तो ये सैंक्शंस और ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट और ग्रे लिस्ट, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके मैकेनिज्म को समझें कि व्हाट इज़ एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ FATF, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो FATF की 3 तरह की लिस्ट हैं जो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। एक वाइट लिस्ट है, एक ब्लैक लिस्ट है और एक ग्रे लिस्ट है। तो एक कंट्री अगर वो मुलविस पाया जाता है टेररिज्म फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग में, तो उसको एज ए वार्निंग FATF ग्रे लिस्ट में डाल देता है और उसको 40 रिकमेंडेशंस के ऊपर काम करना होता है जो कि FATF की रेगुलेशंस पे मौजूद है। अगर तो वो कंट्री कंप्लाई कर जाता है रेगुलेशंस के साथ, तो उसको रिस्टोर कर दिया जाता है वापस वाइट लिस्ट में। लेकिन अगर दैट कंट्री फेल्स टू कंप्लाई विद दैट पर्टिकुलर रेगुलेशंस, तो उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। और ब्लैक लिस्ट होने का मतलब ये है कि उस कंट्री के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस जो है वो इम्पोज कर दी जाएंगी और यूनाइटेड नेशंस जो है वो इंश्योर करेगा कि वो सैंक्शंस लगाई जाएं। अभी तक करंटली जो है वो पूरी दुनिया में 2 ममालिक जो हैं वो ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। एक नॉर्थ कोरिया है और दूसरा है ईरान। पाकिस्तान का स्टेटस क्या है FATF में? तो एवरीबडी शुड नो डैट पाकिस्तान जो है वो 2018 से ऑनवर्ड ग्रे लिस्ट में है। और ये ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ, बल्कि 2012 में भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया गया था, जब 2011 में पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से CIA ने उसामा बिन लादेन को ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर के बाद यहाँ पे मारा था। और ये कहा गया था US स्टेट की जानिब से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जानिब से, कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स जो कि उनको मतलूब हैं, उनको महफूज पनाहगाहें मैसर हैं। इसके अलावा एक और रीज़न जो बनाई गई थी उस टाइम पे, वो ये थी कि पाकिस्तान वाज इन वायलेशन ऑफ, इट वाज एलिज्ड दैट पाकिस्तान वाज इन वायलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 12167 एंड
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1273। और ये दोनों रेजोल्यूशंस ये कहती हैं कि अगर किसी स्टेट के अंदर कोई मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव है तो वो स्टेट इस मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेगी और इस मिलिटेंट ग्रुप के खिलाफ एक्शन लेगी और इसके एसिड्स को फ्रीज कर देगी। तो उस वक्त पाकिस्तान में चूंकि लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, फ्लाई इंसानियत फाउंडेशन और जमात उद दावा एक्टिव थे, तो इन बेसिस के ऊपर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ प्रोग्रेसिव मेजर्स लिए जिनकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट कर दिया गया। वो प्रोग्रेसिव मेजर्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेजर एक था वो 2013 में लिया गया और वो था एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट की मदद से ये कहा गया, सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को अलाउ कर दिया गया कि वो पाकिस्तान में जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन जो है उसको लॉन्च करें। फिर एक और मेजर लिया गया 2014 में और पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो थी, उसको बनाया गया और उसमें ये कहा गया कि एनी काइंड ऑफ स्पीच और हेट्रेड अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान is illegal and prevented and the government shall take against and the government shall take action in case of violation। तो ये दो मेयर्स लिए गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इसके अलावा एक और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेयर था वो लिया गया एपीएस के साने के बाद, जो कि 16 दिसंबर 2014 को हो रहा है। उसके बाद ये मेयर लिया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया जिसमें 20 रिकमेंडेशंस के ऊपर एक एजेंडा बनाया गया और कहा गया, जो काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान थी, कहा गया कि इसके ऊपर आप इंश्योर कराएंगे कि मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो। तो इसमें एक सबसे बड़ा इस एजेंडे में जो सबसे बड़ा एक पॉइंट था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और उनके जो मदरसाज वगैरह हैं, अगर वो ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको बंद कर दिया जाए। और अगर किसी मिलिटेंट ग्रुप के अलावा भी कोई मदरसा यहाँ पे पाकिस्तान में फंक्शनल है, ऑपरेटिव है, तो उनको एक तो रेगुलेट किया जाए, उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए और ये मालूम किया जाए कि उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है। जब 2015 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया एफएटीएफ की, तो 2018 में पाकिस्तान को अगेन ग्रे लिस्ट कर दिया गया एफएटीएफ में। और दोबारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करने की वजह ये थी कि 2017 में एक वर्डिक्ट आया लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें जमात उद दावा के चीफ, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जो कि ऑपरेट कर रही है, उनके चीफ के हक में डिसीजन आया और कहा गया कि international organizations failed to provide sufficient evidence that could declare him as a terrorist। तो ये रूलिंग जब आई तो उसके बाद एफएटीएफ ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट कर दिया जाए और पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स के ऊपर काम करने का कहा गया, जिनमें से पाकिस्तान ने सक्सेसफुली 26 पॉइंट्स के ऊपर काम किया। और अगर हम न्यूट्रली ये सोचें, देखा जाए तो पाकिस्तान को अब वाइट लिस्ट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि अमेरिका और इंडिया एफएटीएफ को डोमिनेट कर रहे हैं और अमेरिका जो है उसके अपने मकासद हैं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने के पीछे, और इंडिया के अपने हैं। जैसे अमेरिका ये चाहता है कि वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में उनकी हेल्प करे, इसी तरह से इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान में जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको ख़त्म किया जाए और उनके जो हेड्स हैं वो उनके हवाले किए जाएं। क्योंकि इंडिया समझता है कि इंडिया में जो भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उनके पीछे पाकिस्तान है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। और उनके अपने जो हैं इंडिया के अंदर ही मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं और इंडिया को उनके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ।